नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड 15 प्रश्नों को हल करेंगे और यह पार्ट नंबर 45 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। हमें यहाँ पर बताना है, हमें एक शब्द दे रखा है लौकिक शब्द और इसमें प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय क्या होता है साथियों? जो शब्द के पीछे लगता है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। कीक प्रत्यय होगा, ईक प्रत्यय, अक प्रत्यय या फिर क प्रत्यय। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय आपका ईक प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प बी हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तरुणी ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रमदा ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ललना ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन विकल्प सी में आपको ललाम दे रखा है, यह स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है, भाग्यवादी कवि माना जाता है, अवसरवादी कवि माना जाता है या फिर पलायनवादी कवि माना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि भी कहा जाता है। ये भी आप अपने नोट में, इसको नोट्स में नोट कर लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, मुनि धन ईश बराबर मुनीश, इसमें प्रयुक्त संधि है। मुनि धन ईश बराबर मुनीश, तो मुनीश शब्द में आपको संधि बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। गुण संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी। तो साथियों बड़ी ई की मात्रा देखकर आप यहाँ पर बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि शब्द मुनीश में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है हलाहल। हलाहल का विलोम शब्द होगा। हलाहल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सबसे पहले अपने को हलाहल शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो हलाहल शब्द का अर्थ नोट कर लीजिए साथियों। हलाहल शब्द का अर्थ क्या होता है? विष होता है। हलाहल का अर्थ क्या होता है? विष होता है। अब आप बड़ी आसानी से इसका विलोम शब्द बता सकते हैं। तो विष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुधा हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। श्याम नारायण पांडे है, राणा प्रताप है, हरिओध है या फिर सोहनलाल द्विवेदी है? तो साथियों हल्दी घाटी के जो रचनाकार है वो श्याम नारायण पांडे है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? द्विवेदी युग को माना जाता है, भारतेंदु युग को, शुक्ल युग को या फिर प्रेमचंद्र युग को? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आम, दूध, उंगली और जिह्वा। तो इन चारों शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं वो तत्सम शब्द है। तो आम देखो ये आपका हिंदी भाषा का है, दूध हिंदी भाषा का शब्द है, उंगली हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन जिह्वा ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा जिह्वा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 दे रखा है विद्या प्रवीण में कौन सा समास है? यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है विद्या प्रवीण और इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा समास होगा। अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी दे रखा है अधिकरण तत्पुरुष होगा,
सी दे रखा है संबंध तत्पुरुष, डी दे रखा है संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ अपादान कारक की जगह अपादान तत्पुरुष लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो विद्या प्रवीण, इसमें कौन सा समास हो जाएगा साथियों? तो विद्या प्रवीण मतलब विद्या में प्रवीण, इस कारण से यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना इस मुहावरे का अर्थ है। चांदी का जूता मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? चोरी करना, तो ये इसका अर्थ नहीं होगा। कठोर चीज से प्रहार, ये भी इसका अर्थ नहीं है। कीमती चीज लुटा देना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। चांदी का जूता मारना इस मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना। विकल्प डी हमारा प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 12, अब तुम मत खेलो, अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये विधिवाचक वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य होगा या फिर विधानवाचक वाक्य होगा। तो साथियों वाक्य को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अब तुम मत खेलो यहाँ मना किया गया है। जब किसी चीज के बारे में मना किया जाता है तो वहां पर जो वाक्य होता है वो निषेधवाचक वाक्य होता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरपेट, ये क्या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा भर धन पेट बराबर भरपेट। तो देखिए पेट एक शब्द है, इसके आगे भर उपसर्ग लगा है, जहां उपसर्ग लगा होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है, मतलब भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला विकल्प देखते हैं यथाशक्ति, मतलब यथा धन शक्ति बराबर यथाशक्ति। तो शक्ति एक शब्द है, उसके आगे उपसर्ग लगा है यथा, इस कारण से ये शब्द भी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला विकल्प है प्रतिदिन, तो प्रति धन दिन बराबर प्रतिदिन, यहाँ पर दिन शब्द के आगे प्रति उपसर्ग लगा है, इस कारण से ये भी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसलिए हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है। हमें शब्द दे रखा है उल्लास और इसका हमको सही संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? उत्धन लास बराबर उल्लास। यहाँ पर विकल्प बी, विकल्प ए जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अब इसमें पूछा जाएगा इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि इसमें जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। ये चीज भी आपको बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अच्छी तैयारी वो भी कर सके। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि इससे नई वीडियो आपको मिल सके और आप शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।